नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके इंजीनियर अनीस अहमद खान साहब से। इंजीनियर साहब, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैंट विधानसभा सीट पर लगभग 16 से 17 दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के। ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगता है और आप में ऐसा क्या खास है कि पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, 16-17 दावेदार हैं, वो ठीक है भाई, सबकी इच्छाएं होती हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, इच्छाएं होना चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन जहां तक 16-17 दावेदारों की बात मैं कर दूं कि उसमें मैं बेहतर इसलिए हूं कि मैं 2012 में कैंट विधानसभा से चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, 25,000 वोट हासिल किया। दोबारा शहर विधानसभा से 17 में चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से। वो एक अलग बात है, मैं जीत नहीं सका। लेकिन आज आप किसी भी जो हमारा प्रतिद्वंदी, हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़े हैं लोग, उनसे अगर आप जाके मेरे बारे में पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, यार एक पढ़े लिखे शरीफ इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, मेरी बुराई नहीं कोई कर सकता। रहा सवाल बेहतर मैं क्यों हूं, क्योंकि मैं पेशे से इंजीनियर हूं, 32 साल मैंने नौकरी किया है। नाली, सड़कें, बिल्डिंग यही बनाने में मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि शायद शहर में एक अच्छा कैंडिडेट मिला है और लोगों की चाहत थी। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि सिकलापुर में हमारे कार्यकर्ता थे विनोद सैनी जी, और आज वो सभासद हैं। उन्होंने मेरा एक रोड शो कराया था सिकलापुर में, तो उसमें तमाम हिंदू समाज ने, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन सब ने मेरा फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया था। और महिलाओं तक ने, ऊपर से बच्चों ने सब ऊपर से मेरे ऊपर फूल बरसाए थे। एक अग्रवाल फैमिली रहती है, वो निकल के आए और उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब, मैं आपका चुनाव लड़ाऊंगा और ये मेरी जगह पड़ी हुई है, इसमें मैं कार्यालय खोलूंगा और अपने खर्चे पे खोलूंगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान को, पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है इस कैंट विधानसभा में। बिल्कुल सही बात कही आपने। पढ़ा लिखा विधायक हर क्षेत्र की जरूरत होता है, तभी विकास संभव है। अब हम बात करते हैं कि आपने पिछले दिनों एक रैली निकाली थी जिसमें सुरेश ठाकुर जी, जो समाजवादी योद्धा हैं, वो आए थे, शामिल हुए थे। उससे पहले अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यासीन उस्मानी जी आए थे, उनकी सभा में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इन दोनों सभाओं में क्या संदेश आप देना चाहते थे? ऐसा है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यासीन उस्मानी साहब आए थे, तो वहां पर भोजीपुरा में हाजी तसव्वुर खान साहब हैं, जिन्होंने दावा किया है भोजीपुरा के लिए, तो उनके द्वारा ये सभा आयोजित की गई थी। और यासीन उस्मानी साहब पार्टी की नीतियों को लेकर के आए थे और इसलिए वहां पे हाजी तसव्वुर खान के द्वारा काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया था, इसलिए उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मैंने। रहा सवाल जो अभी 13 तारीख को, 13 अगस्त को जो हमने एक साइकिल रैली निकाली, तो अचानक मेरे पास खबर आई लखनऊ से कि आपको एक साइकिल रैली निकालनी है, जिसमें मुझे बहुत कम टाइम दिया गया। शायद 10-11 घंटे में मैंने सारी तैयारी करी थी। रात में हमने फ्लैक्स लगवाए थे और रात में ही सारी तैयारी किया मैंने। तो उसमें हमारी रैली काफी सफल रही, क्योंकि उसके अंदर उस दिन फ्राइडे होने की वजह से मुसलमान, और 1 बजे का टाइम था, तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ज्यादातर सब नमाज के लिए चले गए थे, जुमा होने की वजह से।
तो उसमें तमाम हमारे साथ जो लोग थे वो हमारे क्षेत्र के, कुछ उसके अंदर दलित लोग थे, कुछ बैकवर्ड समाज के लोग थे। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा अधिकतर उसमें हिंदू समाज के लोग ज्यादा थे। और वो रैली हमने निकाल करके महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर के एक राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था, जो डीएम के द्वारा डीएम को दिया गया। तो ये रैली मैंने उसमें निकाली थी। रैली आपकी काफी सफल रही थी और उसे काफी अप्रिशिएट भी किया गया था। आम जनता ने भी उसकी सराहना की थी और लोगों का ये भी कहना था कि समाजवादी पार्टी को इस रैली को पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। अब बात करते हैं विकास की। अक्सर चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर लड़े जाते हैं, लेकिन जब अगला चुनाव आता है तो विकास का पहिया वहीं पर रहता है जहां 5 साल पहले था। क्या आपको लगता है कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा हुआ? वर्तमान विधायक जो राजेश अग्रवाल जी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, तो उनको आप कितना सफल मानते हैं विकास के नजरिए से? ऐसा है, राजेश अग्रवाल जी जो हैं एक अच्छे इंसान हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी, लेकिन वो एक उद्योगपति भी हैं। 2012 से जब से प्रतिमन हुआ है वो लगातार 2 बार से विधायक हैं। 2012 में मैंने जो स्थिति देखी थी कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, गंदा पानी, और उस गंदे पानी में लोग खाना बना के और जीने पे मजबूर हैं। बिजली की जर्जर लाइनें, सड़कें खराब, जो 2012 में थी वो आज भी वही स्थिति है। कौन से इलाके हैं ऐसे जहां पे ये इस टाइप के इलाके ऐसा है कि एक तो सबसे पहले आपका सुभाष नगर आता है, मणिनाथ है, नेकपुर है, खास करके ये पुराना शहर जितना भी आता है। इस पुराने शहर की हालत तो यह है कि कुछ एरिए तो इतने जर्जर हैं कि मेरा ख्याल उनसे तो आदिवासी लोग भी उनसे अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आदिवासियों से भी बदतर हालत में रह रहे हैं। वो लगता है कि ये शहर है ही नहीं। तो कोई काम नहीं किया उन्होंने, तो क्योंकि वो उद्योगों में लगे रहे, उद्योगपति हैं, तो जाहिर बात है उनके पास टाइम नहीं है। मंत्री भी रहे, वो वित्त मंत्री भी रहे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उद्योग पहले देखना था उनको, समस्याएं, जन समस्याएं उन्होंने नहीं देखी, तो कोई ध्यान नहीं। अगर आपको पार्टी मौका देती है विधानसभा चुनाव लड़ने का और आप विधायक बन भी जाते हैं, तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? आपका विकास का विजन क्या है? विकास का विजन जो है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। कि जैसे जो मैंने 13 तारीख को एक रैली निकाली थी, खास करके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनकी भी एक कोशिश चल रही है कि जो प्रदेश की और देश की हालात खराब किए गए हैं, इस भाईचारे को खत्म किया गया है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं हुआ है इन 7 सालों में। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक संदेश है कि सबसे पहले भाईचारा कायम किया जाए। और मेरी रैली जो है, पहली रैली निकली थी कैंट विधानसभा में, वो एक संदेश देने की थी कि एक भाईचारा, ऐसा भाईचारा कायम किया जाए कि एक भगवा वाला और एक टोपी वाला दोनों साथ मिलकर के ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जिससे एक यहाँ हिंदुस्तान की तरक्की हो। तो ये तरक्की के लिए हम चाहते हैं कि हम विधायक अगर बनते हैं तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा ये भाईचारा, और इसको कायम करने का हमारी कोशिश होगी। रहा सवाल ये कि जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे मणिनाथ है, नेकपुर है, सुभाष नगर है, या आपका पुराना शहर है, तो इन शहरों की सड़कों की, नाली की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिविल लाइन इलाके में अच्छी सड़क बनी हुई है और उसी पे बजट खर्च किया जा रहा है, डबल 2 बार 3 बार सड़क बनाई जा रही है। तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जो पिछड़े दलित मुस्लिम इलाके जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी हालत बहुत खस्ता है, तो वो पैसा जो उनके हक का आ रहा है, उनका हक नहीं मानने दिया जाएगा, वो पैसा वहां लगाया जाएगा।
पहले उनका विकास किया जाएगा। नाली, सड़कें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है, अच्छा कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है, मेडिकल व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से ये आपने दिल्ली में केजरीवाल जी ने मूविंग हॉस्पिटल चलाए थे, इस तरीके का एक मूविंग हॉस्पिटल लगाए जाएंगे जगह जगह पे, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। यही मेरा मेन मुद्दा होगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जरी जरदोजी का कारोबार, जिसके लिए बरेली पूरी दुनिया में जाना जाता था, आज वो कारोबार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। कारीगर बेरोजगार हो चुके हैं। उनके लिए आपने क्या सोचा है? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि इसकी ओर आपका ध्यान गया है। जहां तक सवाल है, यहाँ जरी जरदोजी का जो काम था वो मेन काम था, फर्नीचर का मेन काम था यहाँ का। ये दोनों काम ऐसे थे कि जिससे ये गरीब लोग जो है अपना पेट पालन कर रहे थे, इनकी रोजी रोटी उससे चल रही थी। लेकिन ये कई सालों से इस पे ऐसी नौसियत आई हुई है कि मैंने ये देखा है कि जो लोग अच्छी जिंदगी, लेविश जिंदगी गुजार रहे थे, आज वो ठेला लगा करके प्याज बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। तो बेचने में मजबूर हैं, क्योंकि उनका दोहन किया जा रहा है। वो जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे, तो उनका जो एक्सपोर्ट का काम था वो दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे थे। तो मेरा मेन मकसद होगा कि यहाँ पर एक एक्सपोर्ट सेंटर टाइप का खोला जाए, जिससे जो जरी का काम है उसकी मार्केटिंग यहीं पे की जाए, यहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो। उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जिससे नई नई डिजाइनें, जो नई नई टेक्निक आ रही है उसकी उनको अवेयरनेस किया जाए। तो ये मेरा मेन मुद्दा होगा कि इन बेरोजगारी यहाँ की दूर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। लोगों के पेट भरेंगे तो विकास अपने आप होगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।